गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एग्जीक्यूटिव। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 93 से। सेकंड पैराग्राफ, इन द फर्स्ट प्लेस these developments have resulted in a growing discretionary role of the president in the selection of prime ministers. Secondly, the coalitional nature of Indian politics in this period has necessitated much more consultation between political partners, leading to erosion of prime ministerial authority. Thirdly, it has also brought restrictions on various prerogatives of the prime minister, like choosing the ministers and deciding their ranks and portfolios. Fourthly, even the policies and programs of the government cannot be decided by the prime minister alone. Political parties of different ideologies come together both as pre-poll and post-poll allies to form a government. Policies are framed after a lot of negotiations and compromises among the allies. In this entire process, the Prime Minister has to act more as a negotiator than as a leader of the government. अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहली बात तो यह है कि इन जितनी भी घटनाएं थी उनसे ये प्रधानमंत्री का जो चयन है उसमें राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की भूमिका बड़ी है। और दूसरे सेकेंडली अगर हम पॉइंट देखें तो इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति भी बढ़ती है, जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेध लगी है। तीसरे, इससे क्या है, प्रधानमंत्री के अनेक विशेषाधिकारों जैसे मंत्रियों का चयन है, उनका पद स्तर है तथा मंत्रालय के चयन पर भी अंकुश लगा है। मीन्स की जो हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में, कुछ घटनाएं हुई थी, उसके बाद जो हमने देखा था कि कैसे जो है कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में न रह सके और बहुमत समाप्त होने के कारण या तो त्यागपत्र देना पड़ा या उसको हटा दिया गया। और इन घटनाओं से संसदीय शासन का जो कामकाज था वो काफ़ी प्रभावित हुआ था। और इसी सिलसिले में जो है ये बातें बताई जा रही हैं आपको। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने जाना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के चयन में भी जो है राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की भूमिका बढ़ी है। दूसरे, इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति भी बढ़ी है, जिससे प्रधानमंत्री को सत्ता में कुछ सेंध लगी है। तीसरे, इससे प्रधानमंत्री के अनेक विशेषाधिकार जैसे मंत्रियों का चयन है और उनके पद स्तर तथा मंत्रालय के चयन पर भी कुछ अंकुश लगा है। फोर्थ स्टूडेंट, प्रधानमंत्री सरकार की नीति और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता है। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जो है अलग अलग विचारधारा वाले जो लोग होते हैं या अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं। मीन्स की जो फोर्थ पॉइंट है उसमें यही कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है जो भी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाती, जो भी रूल रेगुलेशन बनाती है, जो भी कार्यक्रमों का आयोजन करती है, तो उसमें जो डिसीजन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अकेले का नहीं होता। और चुनाव से पहले और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल इन सहयोग करके सरकार बनाते हैं। अब सहयोगी दलों के बीच काफ़ी बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियाँ बन पाती हैं। इस पूरे प्रोसेस को स्टूडेंट प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका जो है निभानी पड़ती है कि इस एंटायर प्रोसेस में जो है प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा किस तरीके से एक्ट करता है, नेगोशिएटर देन एज ए लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। इस प्रक्रिया में जो है प्रधानमंत्री एक नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है उसको। एट द स्टेट लेवल अ सिमिलर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट दो विद सम वेरिएशंस। The most important variation is that there is a governor of the state appointed by the president on the advice of the central government. Though the chief minister, like the prime minister, is the leader of the majority party in the assembly, the governor has more discretionary powers. However, the main principles of parliamentary system operate at the state level too. अब कुछ एक बदलावों के साथ राज्यों में भी ठीक इसी तरह की लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है कि राज्य में एक राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया होता है। यद्यपि प्रधानमंत्री की तरह ही मुख्यमंत्री भी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है,
पर स्टूडेंट गवर्नर के पास ज़्यादा जो है पावर्स होती हैं। बहरहाल राज्य के स्तर पर भी जो है संसदनात्मक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ दिया गया, चेक योर प्रोग्रेस। आप इसे खुद से करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या बताया गया है और क्या पूछा गया है आपसे। चेक योर प्रोग्रेस दिया गया है। Suppose the Prime Minister is to select the Council of Ministers. What will he or she do? मान लीजिए कि प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का गठन करना है, वह क्या करेगा या करेगी। ए पॉइंट में आपको कहा जा रहा है सेलेक्ट दोज हु आर एक्सपर्ट इन द वेरियस सब्जेक्ट्स। आप ये भी कर सकते हो कि विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का चयन कर सकते हो। बी पॉइंट में क्या कहा गया है, सेलेक्ट ओनली दोज हु आर फ्रॉम हिज और हर पार्टी, केवल अपनी पार्टी के लोगों का चयन। सी, सेलेक्ट दोज हु आर पर्सनली लॉयल एंड डिपेंडेबल, केवल व्यक्तिगत रूप से निष्ठावान और विश्वसनीय लोगों का चयन। डी पॉइंट, सेलेक्ट दोज हु आर सपोर्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट, केवल सरकार के समर्थकों का ही चयन कर सकते हैं आप। E point, take into account the political weight of the various aspirants and choose from among them. मंत्री बनने की होड़ में शामिल व्यक्तियों और राजनीतिक ताकत का अंदाज़ा लगा करके ही उनका चयन। मान लीजिए, क्योंकि अब हमने यहाँ पर माना है, सपोज किया है, इमेजिन किया है कि प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का गठन करना है, वह क्या करेगा। इनमें से आप जो है अपना अंदाज़ा लगा करके जो इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ये आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, स्थायी कार्यपालिका और नौकरशाही। हु इम्प्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ द मिनिस्टर्स। अब जो है मंत्रियों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों को कौन लागू करता है। द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर्स एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी और द एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी। टू अंडरलाइन द डिफरेंस बिटवीन दिस मशीनरी एंड द मिलिट्री सर्विस, it is described as civil service. Trained and skilled officers who work as permanent employees of the government are assigned the task of assisting the ministers in formulating policies and implementing these policies. अब स्टूडेंट शासन को अच्छे तरीके से चलाना है। शासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए जो है कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, अपने मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इसकी जो एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर तो होता है, इसके साथ में मिनिस्टर्स भी होते हैं। एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे हम या तो ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, नौकरशाही कहते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कहते हैं, जिसमें कि प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन शामिल होता है। और इसी ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे क्या कहते हैं, नागरिक सेवा भी कहते हैं, सिविल सर्विस भी कहते हैं। सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित जो ट्रेंड और स्किल्ड ऑफिसर कुशल प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। और लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं, प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। In a democracy, the elected representatives and the ministers are in charge of government and administration is under their control and supervision. In the parliamentary system, the legislature also exercise control over the administration. The administrative officers cannot act in violation of the policies adopted by the legislature. It is the responsibility of the ministers to retain political control over the administration. India has established professional administrative machinery at the same time. This machinery is made politically accountable. The bureaucracy is also expected to be politically neutral. This means that the bureaucracy will not take any political position on policy matters. In a democracy, it is always possible that the party is defeated in elections and the new government want to opt for new policies in the place of policies of the previous government. In such a situation, it is the responsibility of the administration machinery to faithfully and efficiently participate in drafting the policy and its implementation. अब जैसे कि हमने बात करी कि गवर्नमेंट को सही ढंग से चलाने के लिए जो है प्रधानमंत्री के साथ साथ जो है उनके मिनिस्टर्स भी होते हैं और ब्यूरोक्रेसी भी होती है और जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी कहते हैं। और इन्हीं की देख रेख में जो है जितनी भी सरकार द्वारा जिन नीतियाँ लागू करी जाती हैं
वो एक प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। और संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। भारत में एक प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। नौकरशाही से यह उपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। इसका मीनिंग यही है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। प्रजातंत्र में यह संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियाँ अपनाना चाहे। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करे। मीन्स कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये काफ़ी हेल्पफुल है हमारी गवर्नमेंट होती है उसके लिए और हमारे लिए भी। स्टूडेंट, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। हैव अ गुड डे।